हेलो फ्रेंड, दिस इज पारितोष और आप देख रहे हैं आई स्पीक अबाउट मनी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले जो डेट फंड में जो टैक्सेस अभी रिसेंटली चेंजेस हुए बजट में, उसका क्या इम्पैक्ट होगा, उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है, तो मैं अपनी तरफ से आपको एडवाइस देना चाहूँगा कि क्या कर सकते हो, आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा। और अभी मैं ये भी देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग मिस सेलिंग भी हो रही है, इनवॉइस डिस्काउंटिंग, कॉर्पोरेट बॉन्ड, एनसीडी, जंक बॉन्ड्स, ऐसा एफडी का सब्स्टिट्यूट बता के आपको दिए जा रहे हैं। और आप लोगों को लग रहा है कि डेट फंड में जो टैक्सेस था, टैक्स का बेनिफिट मिलता था इंडेक्सेशन का, वो अब हट गया है, तो क्यों ना ज़्यादा ऐसे बॉन्ड्स में पैसा लगा दिया जाए जहाँ पे ज़्यादा रिटर्न्स मिल जाए और पैसा भी सेफ रहेगा। लेकिन दीज आर द जंक बॉन्ड्स, वहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो मैं मेरी तरफ से एडवाइस देना चाहूँगा कि क्या क्या सॉल्यूशंस है, क्या क्या ऑप्शंस है। तो देखो, पहले क्या है मैं थोड़ा सा ब्रीफ में समझा देता हूँ कि अगर आपका इक्विटी का आपका फंड का जो पोर्टफोलियो का एलोकेशन 35% से कम है, इक्विटी एलोकेशन, तो वहाँ पे जो आपको पहले डेट फंड का इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता था वो अब नहीं मिलेगा। यानी आपकी जो भी कैपिटल गेन जनरेट होगी, चाहे उसे आप 1 साल के बाद बेचो, चाहे 3 साल के बाद बेचो, वो इनकम आपकी इनकम जितनी भी कैपिटल गेन है वो आपकी इनकम में क्लब होगी और उस पर एज पर द टैक्स स्लैब आपको उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। पहले 3 साल के बाद जब आप बेचते थे तो जो भी कैपिटल गेन जनरेट होता था उस पर इंडेक्सेशन बेनिफिट के साथ में 20% टैक्स लगता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। दूसरा, 35% से 60% के बीच, 65% के बीच में अगर इक्विटी एलोकेशन है फंड का, तो वो जो डेट का बेनिफिट पहले मिलता था आपको सेम वही मिलेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। यानी 3 साल के बाद बेचोगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ में इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा, 20% टैक्स पे करना पड़ेगा। तो तीसरा जो वही है, 65% से ज़्यादा इक्विटी एलोकेशन है तो वो फंड इक्विटी कंसिडर होता है, तो उसमें आपका 1 साल के बाद बेचते हो तो 1 लाख रुपये से ज़्यादा जो भी एक्सेस अमाउंट होता है उस पर 10% टैक्स लगता है। अभी कंफ्यूजन ये है लोगों के बीच में कि अब करे क्या, एफडी में जाए पैसा या डेट फंड से पैसा निकाल के वहाँ रख दे। क्योंकि जो लिक्विड फंड है, शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के बॉन्ड फंड्स हैं, वहाँ पे सारा पैसा तो आपका कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में लगा रहता है, तो वो 100% डेट होता है, 70% 80% डेट होता है। यानी आपने अगर वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करा और जो भी कैपिटल गेन जनरेट होगा, 8% 9% जो भी आपका इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट मतलब इनकम जनरेट हो रही है साल की, वो आपकी इनकम में क्लब हो गया और रेस्ट पर टैक्स स्लैब आपको उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। तो देखो, इसमें काफ़ी लोगों के सामने काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे हैं। सबसे पहले आर्बिट्राज की तरफ देख रहे हैं लोग। आर्बिट्राज में क्या होता है कि आपका पैसा हेज्ड इक्विटी की तरह होता है, हालांकि वो इक्विटी कंसिडर होता है लेकिन उसका रिस्क डेट फंड की तरह होता है। मैं टेक्निकल डेफिनेशन में नहीं जा रहा, इस पर मैंने कई बार वीडियो बनाई है। तो आर्बिट्राज फंड की तरफ देख रहे हैं, लेकिन आर्बिट्राज फंड में हम रिटर्न्स की ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। तो वो एक सब्स्टिट्यूट तो है कि आपको इमरजेंसी कॉर्पस की तरह रखना है, तो आप आर्बिट्राज फंड की तरफ जा सकते हो। दूसरा जो ऑप्शन निकल के आ रहा है वो है बैलेंस्ड हाइब्रिड कैटेगरी, क्योंकि बैलेंस हाइब्रिड कैटेगरी के सेबी के मैंडेट के हिसाब से वहाँ पे 40% से 60% तक इक्विटी एलोकेशन आपका रहता है, बाकी रिमेनिंग पैसा आपका डेट में रहता है। तो लेकिन अभी है क्या कहानी कुछ इस तरीके की है कि एज पर द सेबी मैंडेट जितनी भी एमसी है या तो वो बैलेंस हाइब्रिड कैटेगरी में रखेगी या उनके पास एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी होगी। इन दो में से कोई एक ही फंड उनको, एक ही कैटेगरी उनको चूज करने के लिए अब तक ऑप्शन था। तो अब बैलेंस हाइब्रिड कैटेगरी एक ऑप्शन खुलता है, लेकिन ज़्यादातर जितनी भी एमसी है उनके पास बैलेंस हाइब्रिड कैटेगरी के फंड्स नहीं है, उनके पास एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स के एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी के फंड है। और एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी अभी डेट फंड का सब्स्टिट्यूट नहीं है, क्योंकि वहाँ पे इक्विटी का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है, 50% 60% इक्विटी का कंट्रीब्यूशन होता है, तो वो आपके लिए बिल्कुल सही ऑप्शन नहीं है। अब रही बैलेंस हाइब्रिड कैटेगरी की बात, तो अब देखने वाली बात ये होगी कि सेबी इस मैंडेट पे रिलैक्सेशन देता है नहीं देता, और मुझे लगता है कि इसमें बहुत जल्दी आपको इस पर रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। सेबी इस पर कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन देगी, तो इसलिए जल्दी डिसीजन मत लीजिए। अगर बैलेंस हाइब्रिड कैटेगरी आपके सामने आती है तो ये आपके लिए, आपके पोर्टफोलियो के लिए अच्छा ऑप्शन होगा। तीसरा हमारे पास एक और ऑप्शन निकल के आता है, वो है इक्विटी सेविंग फंड। इक्विटी सेविंग फंड में आपका 40% के आसपास इक्विटी का कंट्रीब्यूशन रहता है, बाकी रिमेनिंग पोर्शन आपका डेट का और हेज्ड इक्विटी का रहता है। हेज्ड इक्विटी यानी आर्बिट्राज, तो वो भी एक डेट फंड का सब्स्टिट्यूट हो सकता है। वहाँ पे आपको 8-9% की रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप बिल्कुल सेफ्टी के कंसर्न से देख रहे हो तो फिर भी इक्विटी सेविंग फंड कंपेरेटिवली डेट फंड के कंपैरिजन में थोड़ा रिस्की होगा, लेकिन अगर प्योर इक्विटी फंड से कंपेयर करेंगे तो कम रिस्की होगा। तो इसलिए मुझे अभी लगता है कि आपको एकदम हेस्ट जल्दी से डिसीजन नहीं लेना चाहिए, थोड़ा वेट करना चाहिए। कुछ 2-3 पॉइंट्स से मैं जो आपको और सजेस्ट करूंगा, इन पॉइंट्स पे ज़रूर ध्यान रखिएगा।
कि मैं अभी भी क्यों फेवर करता हूँ कि आपको डेट फंड में जाना चाहिए। एक तो सबसे पहली बात तो देखो गाइस ये है कि डेट फंड में हम अपना पैसा इसलिए रखते हैं कि ताकि हम अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंसिंग कर सके, एसेट्स को रीबैलेंसिंग कर सके। जब यानी इक्विटी में ज़्यादा पैसा रखना चाहिए हम इक्विटी में रखें, जब हमें लगता है डेट में ज़्यादा रखना चाहिए तो डेट में रखें। तो एसेट रीबैलेंसिंग हमारे पोर्टफोलियो के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये जो एसेट रीबैलेंसिंग है ये आपको एफडी से नहीं मिलेंगी। यार मान लीजिए कि आपको थोड़ा सा पैसा लिक्विडेट करना है और इक्विटी में डालना है तो वो डेट फंड में करना लिक्विडिटी ज़्यादा आसान है। एफडी से अगर आप करते हो तो एफडी में तो आपको पेनल्टी लग जाएगी 1% की, तो एफडी उस मामले में लिक्विडेट नहीं कर सकते हो, रीबैलेंसिंग करना बहुत मुश्किल है। दूसरा जो सबसे ज़्यादा जरूरी पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है गाइस वो ये है कि डेट फंड में जब आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो और मान लीजिए आपने उसे 10 साल के लिए होल्ड करा रीबैलेंसिंग करते करते, तो जब तक वो पैसा रिडीम नहीं कर रहे हो आप तब तक उस पर टैक्स नहीं लगना आपका। लेकिन एफडी में चाहे वो पैसा रिडीम करो या ना करो, हर साल जितना भी इंटरेस्ट आपको मिलता है वो आपकी इनकम में क्लब होता है एज पर द इनकम स्लैब, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और एज पर द टैक्स स्लैब आपको उस पर टैक्स पे करना पड़ता है। तो इसीलिए दो मेन रीज़न है, एक तो एसेट रीबैलेंसिंग वाला और दूसरा जो मैंने आपको बताया कि एफडी में जब भी आप पैसा निकालो या नहीं निकालो उस पर टैक्स तो लगना है, लेकिन डेट फंड में जब तक आप अपना पैसा रिडीम नहीं कर रहे हो तब तक उस पर टैक्स नहीं लगना। इससे अलावा हम अगर मान लीजिए जैसे फैमिली अकाउंट है और फैमिली में आपने अपने किसी फैमिली मेंबर जो नॉन अर्निंग मेंबर है उसके नाम पर आपने इन्वेस्टमेंट कर दी है, तो आज की जो इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से काफ़ी हद तक तो टैक्स वहाँ भी बचा सकते हो। सेक्शन 73 आपने अपने जो कैपिटल गेन है उसको सबसेट कर सकते हो, आपके कैपिटल गेन को आगे प्रोसीडिंग को आगे कंटिन्यू कर सकते हो फॉर द नेक्स्ट 8 ईयर्स। तो ये थोड़ा सा सीए वाला टर्म है तो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी 2-3 चीज़ों का ध्यान रखिएगा और मुझे लगता है कि अभी एकदम से जल्दी से डिसीजन मत लीजिएगा, थोड़ा वेट कीजिएगा। बैलेंस हाइब्रिड कैटेगरी में हमें एक्शन देखने को मिलेगा आगे, वो एक आपके लिए एक अच्छा पोर्टफोलियो अच्छा फंड हो सकता है इस कंडीशन को देख के, टैक्स के प्रोविजन के हिसाब से देखा जाए। दूसरा इक्विटी सेविंग फंड आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। डायरेक्टली एफडी में ना जाके और जितने भी ये जंक बॉन्ड्स आ रहे हैं, इनवॉइस डिस्काउंटिंग आ रहे हैं, इनको अवॉइड कीजिएगा। और अभी भी डेट फंड आपके पोर्टफोलियो का सबसे बेस्ट है रीबैलेंसिंग के हिसाब से भी, और बाकी जो दूसरे पैरामीटर्स मैंने आपको इस वीडियो में समझाए। आई होप मेरी इस वीडियो से इस एडवाइस से आपको कुछ हेल्प मिली होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो लाइक का बटन है, लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलते हैं फिर नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।